द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हमने अभी तक पढ़ा कि किस तरीके से इक्वालिटी के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलती हैं, लोग आवाज उठाते हैं इक्वालिटी के लिए। अगर किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, कोई इनजस्टिस हो रहा होता है, तो उसके खिलाफ सभी आवाज उठाते हैं। और आवाज जो है वो अलग अलग तरीके से उठाते हैं, कोई रैलीज वगैरह करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, राइट। और कुछ जैसे भूख हड़ताल वगैरह पे बैठ जाते हैं, तो अलग अलग मूवमेंट्स चलती हैं, राइट। कुछ लोग अपनी पोएट्री वगैरह के जरिए लोगों तक इक्वालिटी का मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कुछ सॉन्ग्स के जरिए, कुछ अपनी एक्टिंग के, डांस के, मतलब जो भी उनके पास स्किल है उसके थ्रू लोग कोशिश करते हैं कि किसी मुद्दे की तरफ लोगों का, पब्लिक का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जा सके, राइट। तो लोग जो हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग इक्वालिटी के लिए आखिर क्यों लड़ रहे हैं, उनके पास ये हक आता कहां से है, राइट। अगर मान लो कोई तानाशाह वाला सिस्टम है, राइट, कोई किंग वाला सिस्टम है, और किंग जो है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बेकार है, तो वहां के लोग क्या इस चीज के लिए आवाज उठा सकते हैं? वहां का किंग क्या बोलेगा कि जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा। तो हो सकता है कोई ऐसा किंग है, कोई ऐसा राजा है जो कि जाति सिस्टम में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, तो वो किसी छोटे जाति वाले को बोलेगा कि नहीं, तुम यहाँ पे आवाज नहीं उठा सकते, तुम्हें जो सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले लोग हैं, तुम्हें उनके जितना हक नहीं मिल सकता। तो वो किंग ऐसा कहेगा, राइट। तो हमारे देश में ऐसा क्या है जिसके वजह से लोग ये आवाज उठा पा रहे हैं? क्या चीज हमारे देश के लोगों को ये हक देती है कि वो अपनी इक्वालिटी के लिए आवाज उठा सकें, अपनी इक्वालिटी का हक जो है वो मांग सके? तो इसका जवाब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को इक्वली रिकॉग्नाइज करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, अमीर हो, गरीब हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी लोग सेम हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो लोगों को ये हक देता है कि वो अपनी इक्वलिटी के राइट के लिए लड़ सके। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई मैं तो सबको इक्वल मान रहा हूँ, है ना। और हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भाई सब समान है, सब इक्वल हैं, और एक जगह पे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है, तो जिन लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है वो तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें हक है समान रूप से ट्रीट होने का, कि हम भी इक्वालिटी इंजॉय कर सकते हैं, ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर लोग जो हैं ये अपना राइट मांगते हैं। Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. तो मैंने अभी वही आपको बताया कि लगातार ये जो मूवमेंट है, स्ट्रगल्स है इक्वालिटी के लिए जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। वो रेफरेंस किसका देते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई हम तुमसे इक्वालिटी का हक मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सभी लोग समान हैं, तो तुम लोग भी हमें समान रूप से ट्रीट करो, राइट। जो फिशर वर्कर्स थे तवा मत्स्य संघ के, उन्हें ये उम्मीद थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो एक दिन रियलिटी बनेंगे, राइट। रियलिटी कैसे बनेंगे? यही है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है कि भाई सबको समान रूप से अधिकार है, सब समान है, सब एक समान है, बट हकीकत में उनके साथ क्या हो रहा है? जो फिशर वर्कर्स थे उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी, कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्वायर में फिशिंग करने का अधिकार दिया था, वो विलेजर्स को मना कर रहे थे। तो उनके साथ इनइक्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई? भाई उन्होंने उस डैम के चक्कर में अपना घर बार सब छोड़ना पड़ गया। फिर वो जैसे तैसे रिजर्वायर पे आके अपनी जिंदगी जो है वापस से चलाने की कोशिश कर रहे थे उसके थ्रू, फिशिंग के थ्रू, बट फिर से उन्हें रोका जा रहा था। तो तवा मत्स्य संघ के ये जो लोग थे, जो फिशर वर्कर्स थे, इन्हें उम्मीद थी कि जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है उसे रियलिटी हम बना सकते हैं इस मूवमेंट के थ्रू। अगर हम इस तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे, अगर इस तरीके से हम आवाज उठाएंगे, रैलीज वगैरह निकालेंगे, तो जो बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं वो एक दिन सच्चाई भी बनेगी। जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुनेगी, और गवर्नमेंट ने तवा मत्स्य संघ की बात सुनी भी, राइट। By constantly referring to the constitution, they use it as a living document. तो जब भी कुछ ऐसा होता है, हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का। अब क्योंकि हर बार हम कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम उसे एक एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जान है, जो कि जीवित है एक तरीके से, राइट। हकीकत में जीवित नहीं है, वो हकीकत में हमारी तरह चलता फिरता खाता पीता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बट उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है?
यहाँ पे इसका मतलब है समथिंग दैट हैज अ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ्स। ये लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ्स में, हमारी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अहम रोल है, राइट। आज हम हक मांग पा रहे हैं, हम इक्वालिटी इंजॉय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता ही नहीं कि मेरे लिए सब लोग एक समान नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता, उन्हें प्रताड़नाएं जो है वो झेलनी पड़ती हैं, और वो सब झेलने के बावजूद वो आवाज भी नहीं उठा पाते, राइट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में उसका एक बहुत ही अहमियत है उसकी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लाइफ में प्ले करता है। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो, डेमोक्रेसी जो है उसको हम किसी बाउंड्री में बांध नहीं सकते कि भाई अगर ये किसी देश में है इसका मतलब वो डेमोक्रेटिक है। मतलब कि हम डेमोक्रेसी को कहीं तक सीमित नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से इसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट हो सकती है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि मान लो हमें एक इशू पर इक्वालिटी मिली, एक इशू जो है उस पर हमें समान रूप से ट्रीट होने का अधिकार मिल गया, तो फिर लोग जो है वो दूसरे इशू को उठाएंगे कि भाई ठीक है, आपने ये वाले इशू को तो ठीक कर दिया, आपने यहाँ पे समानता दे दी, बट अभी यहाँ पे देनी बाकी रह गई। जब यहाँ पे दे देंगे तो लेवल ऑफ इक्वालिटी जो है वो और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि मान लो हम सिर्फ लड़का लड़की का केस लेते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो मान लो पहले जो है इक्वालिटी की डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो सीमित नहीं है। कैसे? मान लो पहले लड़का लड़की थे, उन्हें इक्वल बिल्कुल नहीं माना जाता था, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली एट ऑल। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने आवाज उठाई और क्या माना कि सिर्फ एजुकेशन के लिए माना कि भाई पहले सिर्फ और सिर्फ लड़कों को स्कूल भेजा जाता था और लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, राइट। तो फिर लोगों ने आवाज उठाई कि भाई लड़कियों को भी हक है कि वो लड़कों की तरह स्कूल जा सके, राइट। तो लड़कियां जो है वो भी स्कूल जाने लग गई, इक्वालिटी आ गई। बट क्या इक्वालिटी यहीं तक खत्म हो जाती है? इसके आगे क्या होने लगा कि लड़कियों को लोग पढ़ाने तो लग गए, बट उन्हें ऑफिस नहीं जाने देते थे, उन्हें जॉब के लिए अलाउ नहीं करते थे कि नहीं, तुमने ठीक है पढ़ लिया लिख लिया, अब बच्चों को पढ़ाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, आगे तुम कोई ऑफिस वगैरह नहीं करोगी। अब वहां पे गलती हो गई है ना, कि वहां पे लोगों के साथ इनइक्वालिटी होने लग गई। इस लेवल से उठकर लड़कियां यहाँ तो आ गई, बट क्या सिर्फ एजुकेशन लेना ही इक्वालिटी हो गई? नहीं हुई। मतलब कि अभी और भी आगे इक्वालिटी की जरूरत है। कैसे? कि अब लड़कियों को, जैसे लड़के ऑफिस जा रहे थे, अब लड़कियों को भी, अब लोगों ने और आवाज उठाई कि भाई लड़कियों को भी ऑफिस जाने का अधिकार है, लड़कियों को भी जॉब करने का अधिकार है। तो ठीक है, अब लड़कियां जॉब पर जाने लग गई, मतलब अब जो इक्वालिटी है वो यहाँ पर आ गई, मतलब लोग, लड़कियों को यहाँ का अधिकार मिलने लग गया। बट ऑफिस जाने के बाद भी लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि लड़कियों को कम इनकम दी जा रही थी सेम काम के लिए, राइट। लड़कियों को सेम काम लड़का कर रहा है, सेम काम लड़की कर रही है, बट लड़के को ज्यादा इनकम दी जा रही थी, लड़की को कम। फिर से लोग आ गए, लोगों ने आवाज उठाई कि भाई लड़कियों को भी उतनी ही इनकम दो जितनी कि तुम उस काम के लिए लड़के को दे रहे हो। तो फिर और यहाँ पे जो है इस चीज का स्तर बढ़ गया, राइट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया? आपको ये बताने के लिए दिया कि भाई इक्वलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इक्वलिटी की कोई सीमा नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया तो आप इक्वल हो गए, राइट। और इसी तरीके से डेमोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया तो आप डेमोक्रेटिक हैं, मतलब अब तो आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं। इस चीज की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है और बढ़ती रहती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पहले लड़कियों को एजुकेशन मिलने लग गई, तो लोगों ने फिर उसके बाद, हो सकता था लोग कहते कि भाई ठीक है लड़कियों को एजुकेशन मिल गई, इक्वालिटी है, बट ऐसा नहीं है ना। तो लोगों ने और पुश किया कि ठीक है भाई इक्वालिटी, तुमने एजुकेशन तो देनी स्टार्ट कर दी, बट अब लड़कियों को जॉब पे भी जाने दो। अब जॉब पे जाने के लिए दे दिया, तो फिर अभी और भी जरूरत है कि अब बोला कि भाई जो इनकम लड़के को मिलती है वही लड़कियों को भी मिले। उसके आगे और ये भी हो सकता है कि भाई लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा, जैसे कि ऑफिस वगैरह में लोग छेड़खानी करते हैं, परेशान करते हैं, वो चीज ना हो, उसके खिलाफ आवाज उठाए, राइट। तो इस तरीके से किसी भी चीज की जो डेफिनेशन है, इक्वालिटी की हो गई, डेमोक्रेसी की हो गई, वो सीमित नहीं है, वो टाइम टू टाइम एक्सपेंड करती रहती है, राइट। और जो हमारे इश्यूज है, एग्जिस्टिंग इश्यूज है और नए नए इश्यूज हैं, उन पर और ज्यादा जो है लोग जोर देते हैं कि भाई इसको और ज्यादा जो है डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसे वो फैलाते हैं, राइट। तो इशू ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी। तो मतलब एक डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इक्वलिटी का, राइट। और इस बुक में हमने मेनली इक्वलिटी पे ही फोकस किया। हमारा जो मेन फोकस था इस बुक में, फ्रॉम चैप्टर 1 टू दिस चैप्टर 9, हमारा जो मेन फोकस रहा वो इक्वलिटी पे ही रहा
हमने अलग-अलग एस्पेक्ट देखने की कोशिश की इक्वालिटी के। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक तरीके से रिच एंड पुअर का डिफरेंस देखा कि किस तरीके से एक डोमेस्टिक वर्कर जो है उसकी लाइफ कैसी होती है, किस तरीके से जो कांता थी उसको अपनी बेटी को दिखाने के लिए लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था और किस तरीके से उसके जो एम्प्लॉयर था उसको इतनी दिक्कतें नहीं थी, राइट? तो वहाँ पे हमने अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो देखी, राइट? फिर हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की कि किस तरीके से अ, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्राइवेट हैं, राइट? और अगर गवर्नमेंट उनको अच्छे से चलाए, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें अच्छे से नहीं चला रही, इसलिए चीजें जो है वो प्राइवेट और ज्यादा होती भी जा रही है, राइट? तो अगर उन सर्विसेज को, हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर इन्हें गवर्नमेंट अच्छे से चलाए तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका भी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सकती है। बट गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट द बिजनेस हाउसेज एक्सर्ट ऑन द मीडिया। फिर हमने मीडिया की जो डिपेंडेंस है एंड इंडिपेंडेंस है वो हमने देखी थी कि किस तरीके से, वैसे तो मीडिया जो है उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। मीडिया जो है वो एक तरीके से फोर्थ पिलर मानी जाती है डेमोक्रेसी का, राइट? बट क्या होता है कि जो बिजनेस हाउसेज हैं वो एक तरीके से मीडिया को कंट्रोल करते हैं। वो सिर्फ वही न्यूज दिखाने की कोशिश करते हैं जो बिजनेस हाउसेज के फायदे की हैं, राइट? मिर्च मसाला वाली जो न्यूज़ेस हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जो असली मुद्दे हैं, आप आज भी न्यूज चैनल खोल के देखोगे आपको फालतू चीजें देखने मिलेंगी। आप बताओ कितने न्यूज चैनल जो हैं वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कितने न्यूज चैनल जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ देश में हर जगह गड्ढे हैं, कौन उनको ठीक करने की बात कर रहा है? नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। कितने लोग हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि जो जॉब है वो नहीं है। अब वो जॉब कैसे आएंगी? सिर्फ गवर्नमेंट नहीं देगी, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। कितने लोग हमारे यहाँ हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं? आप न्यूज चैनल खोल के देखो, नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस रिलीजन एंड ऑल, कि भाई इस धर्म ने इसको ये कह दिया, इसने इसको कह दिया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स। न्यूज चैनल्स में जो असली मुद्दे हैं वो दिखाए ही नहीं जाते, राइट? तो इसलिए जो बिजनेस हाउसेस हैं वो सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जिनसे उन्हें फायदा होने वाला है, जिनसे उन्हें ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखने मिले। फिर हमने विमेन की इक्वालिटी की बात की थी, किस तरीके से जो औरतों का काम है उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, राइट? फिर हमने स्मॉल फार्मर्स जॉब्स की बात की कि किस तरीके से स्वप्ना एक कॉटन फार्मर थी, स्मॉल कॉटन फार्मर थी और उसको अपनी खेती के लिए ट्रेडर से लोन लेना पड़ता था और उस चक्कर में उसको मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी कि भाई उसने जितना कमाया उसमें से आधी इनकम जो है उसकी लोन में ही चली गई और वो और अच्छा कमा सकती थी बट नहीं कमा पाई। क्यों? क्योंकि ट्रेडर ने कंडीशन रखी थी कि भाई तुम मेरे को ही बेचोगे। तो इस तरीके से ये सब पढ़कर हमें क्या पता चला? We read so many stories. We read about the Kanta stories, Swapna stories, Milani stories. We read many stories. But what is the crux of these stories? It is that ultimately it is the poor who has to suffer. अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? जो सो कॉल्ड छोटी जातियां हैं, जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सारी दिक्कतें आती हैं, राइट? और छोटी जाति की भी बात नहीं करी, मतलब बेसिकली जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो पुअर लोगों को होती है। पुअर में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, ज्यादातर दिक्कतें एक गरीब आदमी को देखने मिलती हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को देखने मिलती हैं। ऐसी कम्युनिटीज जो कि एक तरीके से जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिन्हें लोग कुछ समझते नहीं है, राइट? हमारे यहाँ ट्राइबल पीपल हैं, उनके लाइफ्स को हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं, राइट? कि मान लो गवर्नमेंट किसी जंगल में रोड निकालने की बात कर रही है, अब उस जंगल में तो वो ट्राइबल पीपल रहते हैं और तो उनकी लाइफ जो वो पूरे तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। तो मतलब हमारी एक्टिविटीज का, हमारे कामों का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, राइट? और इसीलिए क्योंकि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं हमारे देश में, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी की जो है बात करें और उसको सुधारने की कोशिश करें, राइट? तो हर पर्सन जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी डिग्निटी होती है, उसको हक है कि वो भी इज्जत से उसको ट्रीट किया जाए, राइट? उसका हक है ये। तो अब ऐसा होगा कब? The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, right? And if they are not discriminated against. क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि कोई भी पर्सन है उसको उसकी डिग्निटी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है और उसकी कम्युनिटी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी कम्युनिटी की जो इज्जत है,
वो तभी मिल पाएगी, उसकी कम्युनिटी की इज्जत तभी हो पाएगी जब उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होंगे, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा से रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज कैसे? फैसिलिटीज हो गई, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ वाली फैसिलिटीज, अच्छा पानी, अच्छा खाना। जब उसके पास ये सब रिसोर्सेज होंगे तब अपने आप वो ग्रो करेगा। अगर एजुकेशन लेगा तो अच्छा आगे जाके अच्छी इनकम कमाएगा, अच्छा बिजनेस खोलेगा, राइट, अच्छे ओहदे पे जाके खड़ा होगा। जब वो अच्छी पोजीशन पे होगा तो कोई उसे आके ये नहीं कहेगा कि तू इस जात का है, तू ये काम मत कर। नो वन विल से दैट, राइट। तो जब तक लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इक्वलिटी होगी, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है इस चीज में ये आता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो पुअर एंड मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराए, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड तो कराती है, गवर्नमेंट ने जगह जगह हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, जगह जगह स्कूल्स खोल रखे हैं, बट द प्रॉब्लम इज जो गवर्नमेंट है वो उसे अच्छे से चला नहीं पा रही। जो फैसिलिटीज हैं इन स्कूल्स में, इन हॉस्पिटल्स में, वो अच्छी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है वो फोकस करना चाहिए कि वो स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, इन सबको अच्छे से चला पाए। जो वो अलग अलग स्कीम्स चलाती है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई, और भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, वो जो भी स्कीम चलाती है वो पुअर तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि वो जो पैसा है स्कीम का वो बीच में कोई और खा जाए और जो उसका असली हकदार था उसे वो ना मिल पाए। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे फोकस करना चाहिए। और हमें एज अ सिटीजन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करें, किसी भी बेसिस पर, जाति के, धर्म के, कास्ट के, कलर के, किसी भी बेसिस पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। सब हमारे ही जैसे हैं, सब इक्वल हैं, सो वी शुड ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी, राइट। So with this, we have come to the end of our chapter number 9, and this is the last chapter of this book. So we have completed the whole syllabus of class 7 civics. And I hope you like this video, and if you do, then please give it a thumbs up. If you're new to the channel, then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new topic. Bye bye.